सुप्रभात छात्रों। हम कल के लेक्चर में महाकाव्य के जो तत्व है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो महाकाव्य के तत्व जो है कथा वस्तु, नायक, रस, छंद, वर्णन, नाम, यहाँ तक हमने चर्चा की है। हम यहाँ तक आए थे कि महाकाव्य के उद्देश्य के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो महाकाव्य की रचना यानी कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती है। हर रचना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। कोई भी कहानी भी लिखे तो उद्देश्य से ही हम लिखते हैं। तो इसी कारण कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती है। महाकाव्य तो सो उद्देश्य रचना है। महाकाव्य महानता का प्रकाशक होता है। महाकाव्य जो होता है महानता का प्रकाशक होता है। भारतीय आचार्य ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि में से किसी एक के फल की प्राप्ति को उद्देश्य माना है। तो जैसे हम मानते हैं कि यानी 4 आधार स्तंभ है भारतीय संस्कृति के, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ऐसा कहा जाता है। तो ये 4 वर्ण भी जैसे 4 आधार स्तंभ मानते हैं, तो उसमें से चारों में से किसी एक को यानी महत्वपूर्ण माना जाता है हर एक महाकाव्य में। तो यानी 4 में से किसी एक की यानी फल की प्राप्ति को उद्देश्य माना जाता है। नायक अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमेशा संघर्ष रहता है। यानी ये 4 तत्व है, तो उसमें से किसी एक के पूर्ण विकास के लिए नायक जिंदगी भर उसे सफल बनाने के लिए संघर्षरत रहता है। महान संदेश देना, किसी व्यक्ति के महान कार्य को उद्घाटित करना, नायक के चरित्र पर प्रकाश डालना, नायक की विजय दिखलाना, असत्य पर सत्य की विजय दिखलाना, सच्चरित्र का निर्माण करना, लोकारंजन, राष्ट्रभक्ति, नैतिक आदर्श स्थापित करना, मानवतावादी मूल्यों की रक्षा करना, नायक के चरित्र से प्रेरणा देना आदि कई उद्देश्य महाकाव्य लेखन के पीछे हो सकते हैं। महाकाव्य के उद्देश्य जो होते हैं तो वह यानी ये होता है कि एक महान संदेश देना। कोई बिखरा हुआ समाज है तो उसे कैसे हम बांध सकते हैं, तो यह भी उद्देश्य होता है। जैसे यानी रामायण लिखा वाल्मीकि जी ने, तो इसके बाद यानी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा यानी भक्ति काल में। तो उसी समय समाज जो था वो बिखरा हुआ था, उन्हें अंधविश्वास में फंसा हुआ था। तो समाज के लिए कुछ न कुछ लेना देना चाहिए, इसीलिए यानी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा और वह यानी उसे समाज को एक अच्छा संदेश देना, यही उनका उद्देश्य यानी माना जाता है। तो यानी महाकाव्य का उद्देश्य क्या होता है? महान संदेश देना, किसी व्यक्ति के महान कार्यों को चित्रित करना, यानी जो व्यक्ति है वह समाज के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य कर सकता है। उसी तरह यानी उसके जो गुण है उस गुणों को यानी समाज के द्वारा या समाज को दिखलाना, यही उद्देश्य होता है। नायक के चरित्र पर प्रकाश डालना, नायक की विजय दिखलाना, असत्य पर सत्य की विजय। जैसे हम देखते हैं कि रामायण हो, महाभारत हो, तो उसमें क्या दिखाया है? असत्य पर सत्य की विजय, यानी प्रारंभ में असत्य का विजय होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंत में यानी असत्य पर सत्य की विजय हमें दिखाई देती है। तो ऐसे यानी असत्य ज्यादा समय तक यानी टिक नहीं सकता है और सत्य ज्यादा समय तक छुप नहीं सकता है, वो सामने आ ही जाता है। इसी कारण असत्य पर सत्य की विजय दिखलाना, यही भी उद्देश्य होता रहता है। सच चरित्र का निर्माण करना, लोक रंजन, राष्ट्रभक्ति, नैतिक आदर्श स्थापित करना, यानी नैतिक मूल्यों की स्थापना करना, या नैतिक मूल्य जो है उसको बार बार सामने लाना, यही उसका उद्देश्य हो सकता है। मानवतावादी मूल्यों की रचना करना, यानी समाज कल्याण के लिए यह कार्य करता, यह दिखलाना, मानवतावादी यानी मूल्य जो है उसका यानी चित्रण करना, यह भी उद्देश्य होता है।
नायक के चरित्र से प्रेरणा देना आदि उद्देश्य महाकाव्य के विलेखन के पीछे होते हैं। तो उद्देश्य, महाकाव्य के उद्देश्य जो है अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वह महत्व होने चाहिए, बड़े उद्देश्य होने चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो अन्य भारतीय विद्वानों ने तो ऐसे यानी जैसे कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, छंद, रस, छंद, वर्णन, नाम या उद्देश्य, ये तत्व माने हैं। तो भारतीयों की दृष्टि से तत्व अलग है और पाश्चात्यों की दृष्टि से यानी महाकाव्य के तत्व अलग है। तो भारतीय पाश्चात्यों की दृष्टि से यानी हमें अध्ययन के लिए नहीं है, लेकिन जाते जाते उस पर दृष्टि डालना हमारा कार्य है। तो पाश्चात्य की दृष्टि से महाकाव्य के क्या विचार है, उनकी दृष्टि से महाकाव्य क्या है, यह हमें देखना है। भारतीय आचार्यों की तरह पश्चिमी आचार्यों ने महाकाव्य के लक्षणों का सूक्ष्म और विस्तृत विवेचन किया है। तो महाकाव्य के लक्षण जो हमने देखे कि यानी भारतीय महाकाव्य के लक्षण, जिसमें दंडी, भामह, विश्वनाथ, सुमित्रानंदन पंत, तो अलग अलग विद्वानों ने यानी उसके लक्षण बताए। तो उसी तरह यानी पाश्चात्य विद्वान जो है उन्होंने भी यानी महाकाव्य के जो लक्षण है उसका सूक्ष्म अध्ययन किया है और सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद उन छंद लक्षणों का भी विवेचन कर दिया है। पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में महाकाव्य के लिए एपिक शब्द का प्रचलन है, यानी एपिक ऐसा उसे कहा जाता है। और पश्चिमी काव्य शास्त्र में सबसे पहले अरस्तु ने चिंतन कर दिया। अरस्तु यानी अरिस्टोटल जी ने उसके बारे में सबसे पहले यानी यह महाकाव्य क्या है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। और अंग्रेजी में या पाश्चात्य विद्वान या पाश्चात्य भाषा में उसे एपिक कहा जाता है। अरस्तु ने अपने पोएटिक्स नामक ग्रंथ में महाकाव्य के बारे में अपने विचार स्पष्ट कर दिए हैं। यानी ये अरिस्टोटल का पोएटिक्स यह महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है और इसमें उन्होंने महाकाव्य के जो लक्षण है उसके बारे में चर्चा की है। वे कहते हैं महाकाव्य दीर्घ काल का कथात्मक अनुकरण है। उसकी कथावस्तु सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित रहती है। उसमें कार्यान्विता की आवश्यकता होती है। कथा वस्तु का आधार ऐतिहासिक होते हुए भी कल्पना मिश्रित होता है। यह कल्पना के लिए भारतीय विद्वानों ने कल्पना को कोई स्थान नहीं दिया है, कल्पना का किसी ने उल्लेख तक नहीं किया। लेकिन अरिस्टोटल मानते हैं कि ऐतिहासिक यानी कथा वस्तु ऐतिहासिक होते हुए भी कल्पना मिश्रित होती है, क्योंकि सत्य घटना पर आधारित लिखा जाता है यह महाकाव्य। लेकिन यह अरिस्टोटल ने कल्पना का सहारा लिया है। महाकाव्य में वर्णनों में स्वाभाविकता होनी चाहिए। कवि को असंभव घटनाओं का वर्णन नहीं करना चाहिए। एक जगह वे यानी कल्पना का आधार मानते हैं और एक जगह कहते हैं कि यानी कवि को यानी असंभव घटना यानी असंभव घटना हमें कल्पना के द्वारा ही दिखाई जाती है। तो वे कहते हैं कि यानी कल्पना भी महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ यानी असंभव घटनाओं का वर्णन कवि ने नहीं करना चाहिए, ऐसे कहते हैं। महाकाव्य में जीवन का व्यापक चित्रण होता है। महाकाव्य जो है, महाकाव्य में यानी जो नायक है उस नायक के जीवन का व्यापक चित्रण होता है। महाकाव्य में 6 पदों वाले वीर छंद की योजना रहनी चाहिए, यानी वीर रस का प्रयोग यानी अरिस्टोटल ने मान लिया है। महाकाव्य का नायक इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए। ऐसे भारतीय विद्वानों ने भी महाकाव्य का नायक जो है वह कैसा होना चाहिए ऐसा बताया है। उसमें ऐतिहासिक पात्र हो तो बहुत बढ़िया होता है, तो समाज को प्रेरणा देने वाला पात्र हो, तो समाज को प्रगति पथ पर ले जाने वाला पात्र हो, तो ऐसे जो है पात्र जो है वह ऐतिहासिक होना चाहिए, ऐसे मानते हैं। महाकाव्य घटना प्रदान या उपदेश प्रदान होता है। महाकाव्य जो होता है यह बराबर है
कि यानी घटना प्रधान यानी जो अच्छी घटना घटित हो गई है उसका वर्णन हो, या उपदेश प्रदान यानी लोगों को या समाज को यानी उपदेश करने वाला उसका पात्र या नायक होना चाहिए। महाकाव्य का उद्देश्य श्रोताओं का मनोरंजन होना चाहिए। महाकाव्य का जो उद्देश्य मानते हैं तो वे यानी मनोरंजन मानते हैं। इसकी भाषा शैली सरल तथा अलंकृत होनी चाहिए, यानी उसे पढ़ने वाला पाठक या सुनने वाला श्रोता जो है वह समझे, इसी तरह की उसकी भाषा होनी चाहिए। अगर हम यानी आज वर्तमान समय में कोई महाकाव्य संस्कृत में लिखा जाएगा तो उसे कोई पढ़ेगा भी नहीं और सुनेगा भी नहीं। इसी कारण उसी समय जिस समय लिखा गया है वह उसी समय की जनता उसे जानती होगी, ऐसी उसकी भाषा शैली होनी चाहिए। इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि अरिस्टोटेल का दृष्टिकोण व्यापक, कलात्मक तथा यथार्थवादी है। यानी महाकाव्य के लक्षणों के बारे में चर्चा करते हुए यह स्पष्ट दिखाई देता है कि अरिस्टोटेल जी यानी उनका दृष्टिकोण जो है महाकाव्य के बारे में व्यापक दृष्टिकोण दिखाई देता है। इसके साथ साथ वे मानते हैं कि उसमें कलात्मकता तथा यथार्थवादिता होनी चाहिए। एक दूसरे जो विद्वान है एबर काब्रो, वे कहते हैं महाकाव्य बड़े आकार के कारण कोई महाकाव्य नहीं हो सकता। वे कहते हैं कि एबर काब्रो कहते हैं कि यानी बड़े आकार के कारण कोई महाकाव्य नहीं होता, मानते हैं, क्योंकि महाकाव्य जो होता है बड़ा होना चाहिए, कथा वस्तु बड़ी होनी चाहिए, 8 सर्ग माने हैं कम से कम। तो वे कहते हैं आकार बड़ा होने से वह कोई महाकाव्य नहीं हो सकता। जब उसकी शैली महाकाव्य की शैली होगी तभी उसे महाकाव्य माना जाएगा। यानी उसकी शैली जो है वह महाकाव्य की शैली हो तो ही उसे महाकाव्य माना जाएगा। अगर महाकाव्यात्मक शैली का प्रयोग उन्होंने नहीं किया तो उसे महाकाव्य नहीं माना जाएगा, ऐसा उनका कहना है। और वह शैली कवि की कल्पना और विचारधारा तथा उसकी अभिव्यक्ति में जुड़ी रहती है। इस शैली के काव्य हमें एक ऐसे लोक में पहुंचा देते हैं जहां कुछ भी महत्वहीन और आसार गर्भित नहीं होता। महाकाव्य में एक पुष्ट, स्पष्ट और प्रतीकात्मक उद्देश्य होता है। महाकाव्य जो है उसमें प्रतीक होते हैं, घटित घटनाओं का वर्णन होता है उसमें, तो इसी कारण कई प्रतीकों का ही वर्णन उसमें या तो कई प्रतीकों का ही सहारा लेना पड़ता है जो उसकी गति का अत्यंत संचलन करता है। यानी प्रतीक ही उसे यानी क्या कर देते हैं, संचलित कर देते हैं। तो ऐसे यानी प्रतीकात्मक उद्देश्य यानी पात्र जो होते हैं प्रतीक के रूप में होते हैं, वे पात्र तो गुजर जाते हैं, तो इसी कारण उसका वर्णन हम करते हैं तो प्रतीक के रूप में दूसरे पात्र आ जाते। एबर काब्रो के मतानुसार केवल विशाल आकार वाली रचना को महाकाव्य नहीं माना जा सकता है। महाकाव्य में कोई भी ऐसी बात न हो कि जिससे महाकाव्य की गरिमा को ठोस न पहुंचे। तो यानी वे काब्रो कहते हैं कि यानी महाकाव्य आकार से बड़ा होने से महाकाव्य नहीं बन सकता है। वह यानी महाकाव्य की जो शैली है उस शैली में लिखा हुआ काव्य होना चाहिए, नहीं तो वह महाकाव्य नहीं बन सकता है। तो यानी महाकाव्य में कोई भी ऐसी बात न हो कि जिससे महाकाव्य की जो गरिमा है उसकी जो विशेषता है उसे ठेस पहुंचे। तो ऐसे यानी महाकाव्य के बारे में यानी एबर काब्रो का मत माना जाता है। तो अरिस्टोटेल का भी मत हमने देखा। इसके बाद वोल्टेयर जो है, वोल्टेयर ने अपना एक ग्रंथ है उसमें महाकाव्य के बारे में अपने विचार स्पष्ट किए हैं। वे कहते हैं वोल्टेयर, ऐसे काव्य ग्रंथ ही महाकाव्य के नाम के अधिकारी है जिनसे
किसी महती घटना का वर्णन होता है और जिन्हें समाज व्यवहारता महाकाव्य मानने लगता है। चाहे उसकी घटना सरल हो या जटिल, चाहे वो एक स्थान की घटित होने वाली हो या उसका नायक संसार भर में भटकता फिरे, चाहे उसमें एक नायक हो या अनेक, चाहे उसका नायक अभागा हो या सौभाग्यशाली, भयंकर क्रोधी हो या धर्मात्मा हो, चाहे वह राजा हो या सेनापति या इनमें से कुछ भी हो न हो, चाहे उसके दृश्य महासागर के हो या धरती के, स्वर्ग या नरक के, इससे कुछ नहीं बनता बिगड़ता। इसके बावजूद महाकाव्य तब तक महाकाव्य कहा जाता रहेगा जब तक आप उसके गुणों के अनुरूप उसका कुछ और नामकरण ही नहीं कर सकते। तो ऐसे ही महाकाव्य के बारे में यानी वॉल्टेयर ने अपनी राय रखी है। वे यानी महाकाव्य की चर्चा करते समय अलग तरह से सोचते हुए हमें यह दिखाई देते हैं। तो छात्रों, आज यही कहते हैं। अगले लेक्चर में हम यानी महाकाव्य के जो पाश्चात्य तत्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज यही कहते हैं। धन्यवाद।